हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सभी का हमारे सिविल स्टैप के इस चैनल के ऊपर। बच्चों, हमारी जो बिहार की सरकार है उसने जो है टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज जो है निकाल दी हैं। आज ही उसकी नोटिफिकेशन आई है। तो आप सभी पहले तो वो फॉर्म्स जो है भर दे, जो भी एलिजिबल है उस अपनी अपनी एलिजिबिलिटी को देकर वो फॉर्म भर दे। तो हमारे जो टीचिंग के एग्जाम यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसका जो 7th फेज है उसका जो एग्जामिनेशन होना है, उसके एग्जाम में जो हमारे जनरल स्टडीज यानी कि जो सामान्य अध्ययन के जो कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस करने से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। उसी को नजर में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न जो है बनाए हैं। राइट, तो बिना अपने टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विद अवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसमें आपको ज्योग्राफी और आपको हिस्ट्री, भूगोल और इतिहास और आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। तो शुरू हो जाइए अपनी तैयारी करने के लिए और अभी से आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम की अभी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है। तो एग्जाम कब हो जाए आपको भी नहीं पता चल जाएगा, तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो अभी से जो है अच्छे से कॉन्टिन्यूसली तैयार करनी शुरू कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये बोल रहा है कि द क्योटो एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रोटोकॉल। यस, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। क्योटो एडजस्टमेंट किससे के साथ आपकी एडजॉइनिंग है, रिलेटेड है। पहले आप प्रयास करें कि आप खुद प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें, उसके बाद तो हम देखेंगे। राइट, क्योटो संयोजन निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल के साथ संबंधित है। हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया या फिर वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज। राइट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारी प्रोटोकॉल डील करती है पर्टिकुलरली फॉर द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है उसको कम करने की बात कर रही है, कि मतलब जैसे हमारे जोन से पदार्थ हमारे ओजोन लेयर जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ओजोन लेयर कौन सी लेयर है, जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। उस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है आपकी ओजोन लेयर, जो हमें क्या करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी सन में से रेस निकलती हैं डिफरेंट, और उन रेस में से कुछ हमारी खतरनाक रेस होती हैं, जैसे हमारी अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं, जो ये किरणें सूरज से निकलती हैं, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होती, ऑफ कोर्स हार्मफुल होती हैं, बहुत हानिकारक होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन करी गई थी। तो दैट इज डील विद द ओजोन लेयर की डिप्लीशन ना हो, उसको कम करने के लिए, मतलब जोन से पदार्थ ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उन पदार्थों को कम करना, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल भी डील करता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस के साथ। तो अब आपको इनमें से ये बताना है क्योटो एडजस्टमेंट किस प्रोटोकॉल के साथ रिलेटेड है। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सामने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। राइट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने ये बात करी है कि एटलीस्ट हम 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ जो वार्मिंग है उसको हम कम करें अकॉर्डिंग टू दिस क्योटो एडजस्टमेंट। और ये 2018 में हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसे एडजस्ट किया गया था। डन, बड़े आगे चलिए अगला प्रश्न देखो। व्हाट इज द मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, मोटो यानी कि मोटिव क्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, आपको ये बताना है। फाइडेलिटी, ब्रेवरी, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, पॉवर्टी, चैस्टिटी, ऑबिडेंस, चैरिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी। निष्ठा, बहादुरी, अखंडता,
उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता, गरीबी, शुद्धता, आज्ञाकारिता, चैरिटी, एकता, बंधुता। हाँ जी, क्या है हमारे जो सीबीआई बॉडी है उसका पर्टिकुलरली मोटो क्या है, आपको ये बताना है। एपेक्स बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन, जितने भी हमारे काम होते हैं उसमें जो वर्क करती है सीबीआई। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मोटो रहेगा इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता। हाँ जी, चले आगे, चलो। हाँ जी, अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ, तो आई होप आप सभी सही से उत्तर देंगे। Which Indian has been nominated by the US President Joe Biden to lead the World Bank? हाँ जी, वर्ल्ड बैंक जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का साथ देती है हर चीज पर। हमारी काफी स्कीम्स हैं जो चलती हैं जिसमें हमारा जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आया जाता है, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो अब वर्ल्ड बैंक में एक रूल है, वो जो वर्ल्ड बैंक में होता है उसका जो प्रेसिडेंट रहता है, जो उसका चेयरमैन रहता है, वो हमेशा अमेरिकन प्रोविंस से ही होता है, मतलब अमेरिकनिस्ट ही होता है, राइट। तो अब अमेरिकन पर्सन को चूज किया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो इंडियन है। ये एक विशेष बात है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से पर्सन हैं जिन्हें चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बाय द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ जी, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अजय बंगा, विरल आचार्य। यस, किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड बैंक? यस, वर्ल्ड बैंक सी, अजय बंगा को चूज किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। When is the International Day for Biological Diversity celebrated? Yes, Biological Diversity, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो डेज होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप याद रखें। दूसरी चीज बायोडाइवर्सिटी, ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। देखिए धरती के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु आप देख रहे हैं, है ना। अब आपके जो पालतू होते हैं वो अलग होते हैं, एक जो टाइगर होता है, टाइगर के ही कितने सारे प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। यस, तो ये जो डे मनाया जाता है ये पर्टिकुलरली इसीलिए सेलिब्रेट करा जाता है ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले और हम अपना इन्वायरमेंट, वातावरण ऐसा बनाएं कि वो जीव जंतु अच्छे से रह सके। तभी आप कई बार देखते हैं ना, साउथ के कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि जो हाथी होते हैं अपनी मेन बाउंड्री से पार करके मेन रोड पर आए होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ उनके लिए जगह ही नहीं बची है, राइट, जहां पर वो फ्लरिश्ड हो सके। तो इसलिए ये वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन दी 22 ऑफ मई। 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को इसे मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। डन। अब ये बात करते हैं कि ये जो डे है इस डे को पर्टिकुलरली ओरिजिनली कब सेलिब्रेट किया जाता था? देखिए शुरुआत में इसे 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता था। बाद में जो हमारी यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो बॉडी है, उसने ये चीज बोली कि हम इसे 2-2 दिन याद रखने की बजाय हमारी जो एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो हमारी अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसी दिन को हम वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए तब के बाद 2000 से शुरू हो गया था, 2000 से फिर हमने क्या करा, 29 दिसंबर से डेट चेंज करके क्या रख ली, 22 मई रख ली। इससे आपको 2 डेट्स याद रहेगी, एक 22 मई याद रहेगी और एक रियो डी जेनेरियो की समिट जो 1992 में हुई थी वो भी 22 मई को हुई थी, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, राइट। चलो इस साल देखिए आपके एग्जाम में ना जो भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल या वर्ल्ड, जो भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी पर्टिकुलर हम थीम रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, थीम
बताई गई है थीम इस वर्ष की 2023 की जो थीम है वो क्या थी, और यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस साल इस दिवस की थीम क्या थी। तो इस साल दिवस की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमने जो वादे समझौते करे हैं, समझौतों से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें, ये चीज, ये है इसकी थीम रही है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज अगेन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, जो रिसेंटली एक चीज हुई है उससे रिलेटेड है। Assam's latest Vande Bharat Express will connect which of the two following region? असम में एक न्यू, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पूर्व वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ये ट्रेन जो है इनोग्रेट करी गई बाय द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। हालांकि वंदे भारत ट्रेन ये मिनी ट्रेन के रूप में है, मतलब रेगुलर जो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस आपकी भारत में चल रही है उसमें 14 से 16 कोचेस होते हैं, लेकिन इसमें 8 कोचेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो ट्रेन है आप सभी को पता है सुपर ट्रेन्स में से एक आती है। हालांकि इसकी जो स्पीड दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन बोला जाता है कि 130 और 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर इसकी पर आवर की स्पीड पर ये चल सकती है यहाँ पर। वैसे इसकी लिमिट कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे भारत में लगभग आप देख सकते हैं बहुत सारे रूट्स ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के बन चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की अपने आप में पहली ट्रेन है, तो इसलिए यहां से आपका क्वेश्चन बनाना बहुत जायज है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी हमारी हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें बोला जाता है, 7 बहनें, राइट, आपका असम, मिजोरम, राइट, ये जितनी भी आपकी 7 स्टेट्स हैं उनमें से ये पहली आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इसलिए हमारे लिए ना जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखते हैं, तो इनकी डेवलपमेंट भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ये भारत की जो मेन लैंड है उससे थोड़ा सा कट कर जाते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस इसके कुछ ऐसे हैं, हिमालयन रीजन आता है, राइट, बट यहां पर भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये कट हो गया तो भारत का नुकसान होगा, है ना। तो खैर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहां से कहां कनेक्ट है। गुवाहाटी टू द न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी विद द सिमलुगुड़ी, दीपू विद गुवाहाटी, फकीराग्राम विद गुवाहाटी। हाँ जी, आपको ये बताना है किस रूट्स के साथ ये कनेक्टेड है, और यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% बनेगा, क्योंकि सरकार जो है टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है भारत में। यस, और ये ट्रेन की एक विशेषता है, यही ट्रेन आपको फिर आगे जाकर वेस्ट बंगाल से भी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी करवाएगी, वेस्ट बंगाल। चलिए, करेक्ट आंसर इज ए, गुवाहाटी टू द न्यू जलपाईगुड़ी। देखिए, हाँ जी, यहां पर देखें न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से फिर ये आगे कनेक्ट किसे करेगी? वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगी। लेकिन हमारे गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक ये जो हमारी ट्रेन है वो जाएगी। अगर हम वंदे भारत की बात करें, हमारे भारत में ऑलरेडी आई थिंक 14 से 15 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं जो चल रही हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर वर्क बहुत चल रहा है कि काफी सारी ट्रेनें सरकार लेकर आएंगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने, देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन? हाँ जी, ट्रॉपिकल सवाना रीजन निम्नलिखित में से किस विशेषता में उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र शामिल है? हाँ जी, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपको सिंपल सी बात है, इसमें आपको फीचर्स बताने हैं कि आपके ट्रॉपिकल सवाना रीजन के फीचर्स क्या होते हैं। याद कर लीजिए आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, जहां पर आपको सहारा, सहेल, सवाना तीनों रीजन देखने को मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें से लिंक कर लीजिए। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर ओनली, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन,
अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। हाँ जी, पूरे वर्ष वर्षा, सर्दियों में वर्षा केवल, एक अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये देखिए इसका ऑप्शन आंसर क्या है, डी, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, मतलब डेफिनेट ड्राई भी है, वेट सीजन भी है। देखते हैं ट्रॉपिकल सवाना कहां कहां पर आपको देखने को मिलता है। इसे हम सुदान, सुदान टाइप भी कहते हैं, भूलेंगे नहीं आप, जहां पर आपको ड्राइनेस मतलब स्कैटर्ड वे से आपको यहाँ पर जो है ट्रीज है देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ की नेचुरल हैबिटेट की अगर हम बात करें, बहुत रूप से आपको यहाँ पर लायंस एक्सेट्रा, जेब्रास एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। हाथी तो दिख ही जाते हैं ऑफ कोर्स, राइट, जिराफ हो गया, ये बहुत सारे हैबिटेट्स आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। स्कैटर्ड रीजन होता है तभी यहाँ पर जो आपकी जीव जंतु हैं अच्छे से फूले जाते हैं। चलिए, सवाना कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है, ये बहुत मुख्य है। अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत के कुछ हिस्सों में, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, और मादागास्कर, इन रीजन्स पे, क्षेत्रों में आपको ये इस प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, बिहार के किस जिले को रेशम शहर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक ही बात बता दूं, सिर्फ बिहार का ही नहीं, इसे हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भी ये सिल्क सिटी में से एक है। तो कोई भी कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ बिहार का है, नहीं, पूरे भारत का है। हाँ जी, तो ये तो मुझे लगता है आप सभी को आंसर पता ही होगा पहले ही, विदाउट सीइंग द ऑप्शन, ऑप्शन देखे बिना आपको इसका उत्तर पता होगा। भोजपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार। हाँ जी, यस, किस जिले को बिहार के सिल्क सिटी का नाम दिया जाता है? कौन सी सिटी है? भागलपुर है। कौन सी है? भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखो, ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दास्ता। हाँ जी, जब भी आप चीज देखें किसके ऊपर बात करेंगे उसको अंडरलाइन कर लो, उसको मार्क कर लो। किस मूवमेंट के दौरान आजाद दास्ता जो है बिहार में एक्टिव हुई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर चंपारण सत्याग्रह? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अगर हम कांग्रेस लेवल की बात करें 1919 के बाद, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश होती है 1920-22 के दौरान, ये आपको इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो जाती है? ठप हो जाती है, बिकॉज गांधी इन द जेल चले जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको मुख्यतः देखने को मिलती है जब सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में गांधी जो है शुरू करते हैं, नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने को मिलती है 1942 में, अब जब हमारे सभी जो लोग हैं वो पक चुके हैं, अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब आप हमारे देश को छोड़कर जाएं, एंड डू और डाई का स्लोगन जोरों शोरों से लगता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह है भारत में, जब वो भारत में आते हैं 1916 में। हाँ जी, ये मुझे अब आप बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह को पहला सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं या फिर पहला एनसीएम कहते हैं? हाँ जी, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी का है उसे हम क्या कहते हैं? पहला सीडीएम कहते हैं या फिर पहला एनसीएम के नाम से जानते हैं? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। यस, आजाद दास्ता जो है इनिशियली जो शुरुआत हुई थी ना इसकी, ये हुई थी नेपाल में इसको बनाया गया था आजाद दास्ता को, नेपाल में ये प्रचलित हुई थी। और जेपी नारायण के द्वारा जो है इसको मतलब मुख्य जो रोल अदा करा है वो जेपी नारायण ने इसमें रोल अदा करा है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कुछ चली थी, जैसे रेडियो चलाया गया था, ठीक है, उषा मेहता के द्वारा, इस प्रकार से एक्टिविटीज, रेलवे लाइंस को तोड़ दिया गया था, कितना कुछ। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो, अब भाई बस हो चुकी है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज इस दौरान आपको देखने को मिलती है, उसी में से एक है आजाद दास्ता। डन। अगर हम बात करें
आजाद दास्ता की, तो इसके साथ नाम कौन सा जुड़ेगा हमेशा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण नाम जुड़ेगा। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जयप्रकाश नारायण है तो जेपी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरा, इनकी बहुत सारी जो इन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं उसके कारण, जो मतलब सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं उस समय के, तो इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी जो है, पुरस्कार से भी जो है पुरस्कृत किया जाता है पोस्ट्यूमसली, मतलब आफ्टर दी डेथ। जयप्रकाश नारायण बहुत एक्टिव फ्रीडम फाइटर रहे हैं उस समय के, जब हमारे यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। डन। चलिए, इंग्लिश में आजाद दास्तान, दैट इज अ फ्रीडम ब्रिगेड। फ्रीडम ब्रिगेड के नाम से नेपाल में इसको बनाया गया था। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न देखें। ये भी प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो बिहार में हुआ था, आप सभी को पता ही है, राइट? तभी उनके रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछा गया है। चलिए, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? ये भी प्रश्न जो है इसका भी उत्तर आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि ब्रांड एम्बेसडर खादी विभाग के लिए किसे नियुक्त किया गया है ताकि खादी जो है प्रमोट की जाए। डन। तो आपको ये बताना है कि ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया। बिहार में खादी के ब्रांड को प्रमोट करना, उसकी बिक्री को भी प्रमोट करने के लिए हमने किसे चुना है? मनोज तिवारी को चुना है। किसको चुना है? मनोज तिवारी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भोजपुरी सिंगर हैं और बीजेपी के एमपी भी हैं मनोज तिवारी जी। चलिए, यस, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड थ्राइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारी 1885 में जो है इसे बनाया गया था। उस समय जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम के अंडर जो है इसे बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसमें से कुछ फाउंडिंग फादर्स दादा भाई नारोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे हमारे क्या है फाउंडिंग फादर्स रहे हैं। तो लगभग उस समय 72 लोगों ने कुछ है इसे अटेंड किया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जब ये 1885 में बनी थी। इससे पूर्व जो है बहुत सारी आपकी कमिटीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बन चुकी थी, जैसे कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा। लेकिन हुआ क्या, वो नेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर रही थी और वो अपने अपने रीजन पे ही एकत्रित थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनती है तो वो पहले तो उसका जो मेन आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि उसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, इंग्लिश मैन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉर्ज यूले हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। वैसे मैंने काफी एग्जाम्स को देखा है, उसमें एशियंट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। एशियन, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री में से प्रश्न बराबर की मात्रा में पूछे गए, तो हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं कह सकते। तो खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल एक बार मिलती थी, 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये मिलती थी। तभी उस दौरान ये बनी थी जब बॉम्बे में। और आज भी आपको पता है कांग्रेस के जो सेशन है, जो कांग्रेस अपने सेशन करती है वो इसी टाइम पीरियड में करती है। अब बात ये है कि ये जो सेशन है हर साल एक होता था, और जहां पे होता था सेशन उस रीजन से उसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था। तो अब ये प्रश्न ये पूछा गया कि कौन से अध्यक्ष हैं जिन्हें 3 बार इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी या फिर महात्मा गांधी? महात्मा गांधी तो बने ही एक बार हैं, ठीक है, इनको तो पहले ही कैंसिल कर दो, एक ही बार बने हैं। हाँ जी, आंसर क्या है? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी हैं जो कि आपके 3 बार प्रेसिडेंट बने। एक तो जब आपका दैट इज द दादा भाई नारोजी जो हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी लिखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी थी इन्होंने।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक भी इनके द्वारा जो है लिखी गई थी। अब अगर हम बात करें इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, सबसे पहली बात ये बाहर से जब पढ़ लिख कर आए थे तो इन्होंने जितना जीवन में अपने कमाया था उतनी सारी की सारी जो पूंजी है इन्होंने अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर ही लगा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखें। Who was the Viceroy of India when the Indian University Act 1904 was passed? हाँ जी, पहले आप उत्तर देने का प्रयास करें। क्या होगा इसका उत्तर कि जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था तब भारत का वाइसराय कौन था? वाइसराय ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, भारत में गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आपके सामने आता है। फिर उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसके अंडर आपकी जो ब्रिटिश सरकार की जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसीज हैं, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों क्या होती हैं, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ जाती हैं। राइट। वॉरेन हास्टिंग आपका पहला क्या बनता है? वॉरेन हास्टिंग क्या बनता है आपका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके क्या बना दिया जाता है, वाइसराय बना दिया जाता है। वाइसराय बना दिया जाता है। तो वाइसराय बना दिया जाता है 1858 में। डन। तो लॉर्ड, अच्छा कौन से लॉर्ड हमारे पहले प्रथम वाइसराय हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो यहां पर प्रश्न ये पूछा गया वाइसराय, वाइसराय जो है कौन सा वाइसराय है जिसके अंडर जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है 1904 पास आउट हुआ था। यस, ये वो पर्सनैलिटी है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है लेकिन थोड़े अलग वे में सुना है, सिर्फ एक ही पार्ट में सुना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर ही आपने इस पर्सन का नाम सुना है। तो इसलिए ये पर्सन कौन सा है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन जो था, सुनने में आता है कि लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से ये सोचता था, जब ये कॉलेज एक्सेट्रा में था तब ये जन्म से ऐसे सोचता था कि मैं भाई बड़ा होकर बहुत ही क्रूल बनूंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे और मैं भारत में जाकर राज करूंगा, ये ऐसा सोचता था बचपन में। तो इसका स्वप्न जो है पूरा हुआ और ऑफ कोर्स हम इसे याद रखने सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण। लेकिन कर्जन अपने आप में ऐसी पर्सनैलिटी भी था जिसने बहुत कुछ कॉडिफाई करना चाहा, अपने अंडर लेना चाहा, एडुकेशन पर जोर दिया। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 जो इसने पास आउट करा, उसी दौरान जब इसने बोल दिया कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल की जाएगी, उसी दौरान ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है 1904 जिसमें पूरी की पूरी बागडोर है जो अपने अंडर संभाल लेता है, ताकि जो बच्चे बागी बन रहे थे, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल में स्वदेशी बैकवर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उसने बंगाल के पर्टिकुलर लोगों को जो है एकत्रित करना शुरू कर दिया था और वो फैलनी शुरू हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के कुछ प्रयासों के कारण। तो उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए, वैसे वो बंगाल से ज्यादा नहीं फैली लेकिन फिर भी ताकि वो और ना फैल जाए, तो लॉर्ड कर्जन ने इस प्रकार के एक्ट जो है वो लाने शुरू कर दिए। तो लॉर्ड कर्जन है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बात बता दूं, एक लॉर्ड कर्जन ने हमारे भारत की कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसके लिए भी इसने बहुत सारे वर्क करे, बिकॉज इसे बहुत शौक था पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखने का। लॉर्ड कर्जन के नाम पे हमारे बंगाल में आज भी कर्जन गेट जो है वो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। कर्जन गेट जो है बना हुआ है, इसके याद में जो है बना हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। यस,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच फॉर्मेशन फाउंडेशन। ये बताना है इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब आपके इतिहास में बनी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके पर्टिकुलर फाउंडर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मलावियम। स्वतंत्र पार्टी सी राजा गोपालचारी, हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने वर्क करा है। उसके बाद से हमने गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया था। नौजवान भारत सभा। अब बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक को कौन नहीं जानता होगा? बाल गंगाधर तिलक को बेसिकली जब आफ्टर दी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो जब ये कुछ वर्ष बाद वापिस निकले थे तो इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट जो है स्टार्ट करी थी। हालांकि इसमें एनी बेसंत ने भी योगदान दिया था। एनी बेसंत ने भी स्टार्ट करी थी। एनी बेसंत के और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के आसपास इसे स्टार्ट करा था। हाँ जी, तो कौन सा फाउंडर मैच नहीं हो रहा ये बताना है, मतलब नॉट करेक्ट बताना है। करेक्ट मत देखें, अब नॉट करेक्ट देखें, बस इतना बताओ कौन सा है। यस, नॉट करेक्ट कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि नौजवान भारत सभा, भारत से याद रख लीजिए आप भगत सिंह, तो नौजवान भगत सिंह के द्वारा ये बनाई गई थी, भगत सिंह। बाकी तीनों आपके करेक्ट है। नॉट करेक्ट कौन सा है? नौजवान भारत सभा जो है वो फाउंडर कौन है उसका? भगत सिंह। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आप सभी का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो, तो अभी से अपनी जो तैयारी है वो करनी शुरू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप अगर अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तभी आपका फायदा रहेगा। डन। तो हम तभी आपके लिए बहुत सारे जो है इस प्रकार की वीडियोस जो है और लेकर आ रही हैं, ताकि आपका जो तैयारी है उसमें हमारा भी कुछ योगदान शामिल हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन है और सब्सक्राइब करने से पता चल जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी जो है शुरू रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।